और मिनी सचिवालय एक मिनी सचिवालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है माननीय सभापति महोदय, और उसका कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव भी भेज दिया। माननीय सदस्य सेव करें प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, बजट पे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदी के सबसे खराब दौर में और आज तक की सबसे खतरनाक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति से मुकाबला करते हुए उसका शानदार प्रबंधन करने के बाद जिस तरह से एक अच्छे कुशल वित्तीय प्रबंधन करके एक जन कल्याणकारी बजट दिया है, उसके लिए उन्हें व उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। इस बजट से पूर्व भी 2 बजट हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने पेश किए थे। उन दोनों बजटों में और इस बजट में भी किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया और इस कठिन दौर में भी 910 करोड़ की एक बड़ी कर राहत आम जन को दी है। समाज के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है इस बजट में। कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से सरकार ने जटिल परिस्थितियों के बावजूद अच्छे तरीके से इतना शानदार बजट दिया, मेरे विपक्ष के साथी भी अंतरात्मा से तो निश्चित तौर पे मानते होंगे, परंतु शायद पार्टी लाइंस के चलते हुए उसकी खुल करके सराहना नहीं कर पा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को कोरोना के अच्छे तरीके से संचालन और उसका मुकाबला और प्रबंधन करने की बधाई देता हूं। सर्वप्रथम तो सभापति महोदय, भीम देवगढ़ में जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, कई वर्षों से पेयजल की बहुत भारी समस्या थी और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में तमाम 275 गाँवों और 828 ढाणियों और देवगढ़ नगर पालिका के लिए 1032 करोड़ की चंबल के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की और बजट में प्रावधान किया। उसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके इस भागीरथ प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरे विधानसभा क्षेत्र के गरीब, ओबीसी बाहुल्य और सर्वाधिक भूतपूर्व सैनिक और सैनिक भीम देवगढ़ में निवास करते हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, उन सब की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजटों में भी चाहे भीलवाड़ा की चंबल परियोजना हो, चाहे ब्यावर के अंदर बीसलपुर का पानी देना हो, चाहे नाथद्वारा के अंदर बागेरी का नाका, जिस इलाके से मैं आता हूं उसके आसपास चारों तरफ जितनी भी जल योजनाएं आई हैं, चाहे इस शासनकाल में हो चाहे पिछले शासनकाल में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई। उसके लिए हमारे इलाके में इन्हें नए युग का भागीरथ कहा जाता है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। पेयजल की समस्या मेरे ख्याल से इस सदन में ज़्यादातर लोगों के विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या एक गंभीर समस्या है और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ 25 सांसद आपकी पार्टी के दल को भी जनता ने जिताए हैं और उनका और आप सब लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है कि केंद्र से हमें अच्छा धनराशि जल जीवन मिशन में राज्य सरकार के खाते में दिलवाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो निश्चित तौर पर राजस्थान को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला और जोधपुर के माननीय सांसद को जल शक्ति मंत्रालय भी मिला, परंतु इस मंत्रालय से और मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व से कुछ नहीं होगा जब तक राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व आप वहां करके और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जल जीवन मिशन में हम नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए बड़ी तकलीफ का विषय रहेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में आपने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 90% तक केंद्र का सहयोग रहा है। राजस्थान के सारे इलाके से आप सब लोग वाकिफ हैं। राजस्थान का सबसे सर्वाधिक इलाका भूभाग हमारे पास आता है। हिंदुस्तान का 10.4% हिस्सा राजस्थान का पड़ता है। उसमें सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है। माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद हमारे यहाँ पे किसी तरह का सतही जल स्रोत भी बहुत कम है और जल स्रोतों की दूरी बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है और ख़राब क्वालिटी का है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर केंद्र सरकार से इस बात की मांग करें कि जल जीवन मिशन में हमें भी 90-10 का रेशो मिले। अदरवाइज ये जल जीवन मिशन से हम लोगों के सभी इलाके लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसमें एक FHTC रेशो भी की बात आती है। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की कॉस्ट जो है वो जैसलमेर और राजसमंद, जिस जिले से मैं आता हूँ, उन दोनों जगहों पे करीबन लाख रुपया प्रति पर हाउस होल्ड से ज़्यादा है, जो कि नेशनल एवरेज 30,000 से भी ज़्यादा है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए अगर जल जीवन मिशन में हम गांव-गांव में पानी पहुंचाना चाहें तो बहुत कठिन होगा। जल जीवन मिशन की एक और समस्या माननीय पीएचडी मिनिस्टर साहब के ध्यानाकर्षण में लाना चाहूँगा
कि जल जीवन मिशन में एक टेक्निकल फॉल्ट है सर, कि ये जो इंटरनल पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इस जल जीवन मिशन के अंदर होगा, उसके लिए विलेज कमिटीज बनाने का प्रावधान किया गया है। और चाहे वो सोर्स से ऑगमेंट करना हो, टंकी बनाना हो और दूसरे काम तो निश्चित तौर पे कि सेंटर और स्टेट की रेशो में जाएगा, परंतु जहां इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, गांव-गांव में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसमें 45% स्टेट का है, 45% सेंटर का है और 10% विलेज कंट्रीब्यूशन है। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा कंफ्यूजिंग है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आने वाले समय में योजनाएं बन जाएंगी, जब पानी घर घर जाने के लिए पाइपलाइन लगाने की बारी आएगी तो हम गांव के लोगों से कहेंगे कि इस पाइपलाइन के अंदर इतना हिस्सा आप लोगों को देना है। मसलन मेरे यहाँ पे एक जल योजना है जिसमें 46 लाख रुपया इस डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, तो उसका 10% अर्थात 4,60,000 रुपये गांव के लोगों को इकट्ठा करके देना होगा। एक तरह से ये एक टेक्निकल विसंगति है, इसके कारण कई सारी स्कीम्स हमारी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी और आज तक चाहे जयपुर में बीसलपुर का पानी आया हो, चाहे कहीं पर भी आया हो, इस तरह का पूर्व में पहले भी कहीं नहीं हुआ है कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा जनता से कहीं हमने अलग से मांगा हो। और O&M का इशू भी है, विलेज सैनिटेशन कमेटी को O&M की भी पूरी जिम्मेदारी देंगे इस जल जीवन में। इन दोनों बातों के लिए PhD मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वो इसका खुलासा करके और केंद्र सरकार से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले। मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप की विजय स्थली दिवेर है और दिवेर को जो उप तहसील बनाने का गौरव दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेवाड़ के तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई, युद्ध, संघर्ष बहुत किया मेवाड़ के आन बान और शान के लिए, पर विजय उनको दिवेर में मिली थी और दिवेर को यह गौरव दिलाने के लिए गांधीवादी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र 150 किलोमीटर लंबा है, एक छोर से दूसरी छोर पर एक तरफ तो तहसील दिवेर में बनाने के लिए और दूसरी तरफ शेखावास बार के अंदर पुलिस थाना बनाने के लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं। और भीमदेवगढ़ में RTDC के लिए जीर्णोद्धार के लिए जो उन्होंने प्रावधान किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। धर्म की राजनीति करने वाले दलों को आईना दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। चारभुजा और नाथद्वारा को धार्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी का दोनों का धन्यवाद देता हूं कि राजसमंद में डेयरी कोऑपरेटिव का गठन जो कर रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट के आंकड़ों का सवाल है, विपक्ष के माननीय सदस्य, हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, सब लोग बात यही बोल रहे हैं कि आंकड़ों की जादूगरी है, एक मकड़ जाल है। पर आप अतीत में जाएंगे तो 2013 में हमने रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आपको दिया था और उसके बाद 2018 में आपने एक 29,000 का रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हमको हैंडओवर किया। और जैसा कि आपने कहा था अपने भाषण में कि बजटरी एस्टीमेट में 12,378 करोड़ का हम लोगों ने एस्टीमेट दिया था, रिवाइज एस्टीमेट में 41,721 करोड़ रुपया हो गया। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत स्टडी करके आते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे ये देखता हूँ। परंतु ये जो डेफिसिट है सर, ये निश्चित तौर पे जो रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी कम हुई है कोरोना के कारण पिछले एक साल के अंदर, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके कारण आपका ये डेफिसिट बढ़ा है। 1,73,000 करोड़ का हम लोग मान के चल रहे थे, उसके सामने 1,47,000 करोड़ का 47 लाख करोड़ का हमारे को आय हुई, रिसीप्ट्स हुई। इन रिसीप्ट्स के अंदर जो 26,000 करोड़ की कमी आई, वो भी एक बड़ा रीजन रहा है जिससे कि हमारा ये रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ें, चाहे CGST हो, SGST हो और जो भी हमारे आय के साधन थे, उनमें गिरावट आई है। मैंने सबको स्प्लिट करके देखा था, तो निश्चित तौर पे इसी को देखने के लिए केंद्र सरकार के बजट पे जब नज़र डाली तो हमने देखा कि केंद्र सरकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। 20 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट हमने सोची थी केंद्र में, उसके सामने 15,55,000 लाख करोड़ की हमको रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। इसीलिए वहां पर भी जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने प्रोजेक्ट किया था कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 6,09,000 करोड़ होगा, उसकी जगह वो 14,55,000 करोड़ हुआ है। ये सभी चीजें राजस्थान की राजनीति और केंद्र की राजनीति में हुई है। केंद्र के बजट के बारे में कहूंगा कि सभी रेवेन्यू रिसिप्ट में तो घटत आई, पर एक चीज जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है वो हमारी प्रोजेक्टेड से भी ज्यादा हुई। 3,61,000 करोड़ रुपए हमको मिला, यानी पेट्रोल और डीजल पे हमने दबा करके कोरोना के दौर में भी हमने भारत की जनता से हमने पूरी तरह से पैसा वसूल किया। पेट्रोल को तो हम 3 अंकों में ले ही गए, 100 रुपए आ गया।
100 रुपया अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है माननीय सभापति महोदय। और अब गैस को भी शायद हमारे विपक्ष के साथी दिल्ली में बैठ करके 1000 रुपये ले जाने की तैयारी में, आज 823 रुपया है, तो इसको भी आप 4 डिजिट में ले जाना चाहते दिख रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए बधाई। इस तरह का जो प्राइस राइज आप लोगों ने किया है वो आप लोगों के लिए, उसके लिए मुबारकबाद। और कम से कम मैं चाहूँगा कि आप केंद्र सरकार से इतना तो कहें कि रेवेन्यू डेफिसिट और ये सब चीज़ों के बावजूद एमपी फंड को तो कम से कम रिलीज करें, ताकि हमारे 25 के 25 एमपीज़ को राजस्थान की जनता देख पाए कि वो लोग कहाँ हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो मेरी तरफ से साधुवाद देता हूँ कि आपने 4 दिवंगत सदस्यों के नाम से गोपाल लाल जो शर्मा, गर्ल्स कॉलेज का नामकरण किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक मांग कह करके माननीय सभापति जी अपनी बात समाप्त करूंगा। एग्रीकल्चर पे एक अलग से बजट देने की घोषणा की है। किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और बिजली को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र भीम देवगढ़ छोटी खेती को लेकर के बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और हमारे पास 3 फेज का एग्रीकल्चर कनेक्शन लेना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमें सिंगल फेस एग्रीकल्चर कनेक्शन दें ताकि हमारे किसान लाभान्वित हो सके। देवगढ़ में कॉलेज में साइंस फैकल्टी और भीम में ITI खोलने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। गोपाल लाल शर्मा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के बजट पर हो रहे वाद विचार में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीसरा बजट है। तीनों बजट में बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच पिछले 2 बजट की कई घोषणाएं अभी भी अधूरी है। मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में घोषणा करें और 2 वर्ष तक पूरी न हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बजट घोषणाओं का पूर्ण होना राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का प्रकट करना है। बिना वित्तीय प्रबंधन की घोषणाएं जनता के साथ छलवा है। बजट में सरकारी व्ययों की गुणवत्ता बढ़ाने, मंडी कर कम करके